देखो आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि कॉमनली कहा जाए तो एंटीबायोटिक से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। उससे पहले हम लोग माइक्रोबियल के बारे में समझते हैं। माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है। देखो माइक्रोबियल जो वर्ड है वो माइक्रोब से आया है। माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत तरह का होता है। बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है ना। वायरस भी तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, फंगस भी तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, या प्रोटोजोआ भी तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। यानी कि जितना भी माइक्रोबियल से रिलेटेड बीमारी है तो बहुत तरह का हो सकता है, यानी कि वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, एंड प्रोटोजोआ से भी हो सकता है। प्रोटोजोआ को मजाक मत समझना स्टूडेंट। प्रोटोजोआ ही है जिसके वजह से तुम्हारा मलेरिया होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्रोटोजोआ का भी अपना अपना फैमिली है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम से रिलेटेड तुम्हारा एक है प्रोटोजोआ, उसकी वजह से मलेरिया हो रहा होता है। तो सब जितने भी है सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ गए। तो माइक्रोब्स का मतलब समझ में आ गया ना। इट कैन बी योर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ। अब समझो कि हमारे शरीर में ना स्टूडेंट, हमारे शरीर में हर समय अटैक हो रहा है माइक्रोब्स का, चाहे वो बैक्टीरिया बोलो, चाहे फंगस बोलो, प्रोटोजोआ का बोलो, सभी चीज़। तो हम कोशिश करते कि अटैक ना हो, इसलिए दवाई खाते हैं। मगर कई बार क्या होता है कि हम दवाई जो खा रहे हैं कि अटैक ना हो, यानी कि बाहर से इम्पैक्ट ना हो, मगर बैक्टीरिया क्या है वो चीज़ को एडॉप्ट कर लेता है। बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब सब वो चीज़ को एडॉप्ट कर लेता है। जब एडॉप्ट कर लेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम बाहर से कितना भी तुम ड्रग्स दो, यानी जो मारने के लिए इसको ड्रग्स दे रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ये रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये जब रेजिस्टेंट हो जाएगा तो यही प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। जहाँ पे तुम्हारा बाहर का ड्रग्स देने से कोई फायदा नहीं है उसको, यानी कि तुम एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, तुम्हारा बैक्टीरिया मर नहीं रहा है, वो एडॉप्ट कर चुका है। क्यों एडॉप्ट करता है, ऐसा क्यों होता है, तो पूरा मॉड्यूल में इसी के बारे में चर्चा होगा। तो लेमन टर्म में समझ में आ गया ना कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कि बाहर से तो ड्रग्स दे रहे हैं ताकि माइक्रोब अटैक ना हो, बट वो इतना रेजिस्ट हो गया, वो एडॉप्ट कर लिया इस चीज़ को कि बाहर का ड्रग्स भी फीका पड़ गया पूरी तरीके से। देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब हो सकता है एंटीबायोटिक्स भी हो सकता है, एंटीवायरल्स भी हो सकता है, एंटी फंगल्स भी हो सकता है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स भी हो सकता है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोब से तो कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कब होता है स्टूडेंट, तो वही जो बताया है तुम लोग को, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हैपेंस व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ इवॉल्व का मतलब adopt when they are exposed to antimicrobial agents such as antibiotics, antivirals, antifungals and develop resistance to them। समझ गए ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्रोटोजोआ हो, वो एडॉप्ट कर चुका है। बाहर से जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हो उसको मारने के लिए, जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, वायरस को मारने के लिए एंटीवायरल दिया जाता है। एंटीबॉडी का मतलब अपोजिट, वो दिया जा रहा है। एंटी फंगल दिया जा रहा है फंगल को मारने के लिए, बट वो उस चीज़ को क्या कर चुका है, एडॉप्ट कर चुका है। जो ड्रग्स फॉर्म में जो तुमको एंटीवायरस दिया जा रहा है ड्रग्स के फॉर्म में, दवाई के फॉर्म में, वो कोई काम का नहीं। क्यों, वो एडॉप्ट कर चुका है, वो इन्वायरमेंट से पूरी तरीके से कॉप कर गया, अच्छे से सूट कर गया इन्वायरमेंट, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जितना भी ड्रग्स खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ गए ना। ये हुआ एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो मेडिसिन, जो ड्रग्स ले रहे हो वो इनएफेक्टिव हो जाएगा, और जो इन्फेक्शंस है, चाहे वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शंस हो, चाहे वो फंगस का इन्फेक्शन हो, वो तुम्हारे बॉडी में लंबा समय के लिए रह जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है ड्रग्स लेने का। बात समझ गए ना। तो ये जो इस तरह का जो हो रहा है सिचुएशन आ रहा है, इसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्टूडेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हाँ, microorganisms that develop antimicrobial resistance are called drugs resistant microbes या फिर सुपरबग्स। कहने का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अब कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, और क्योंकि वो डेवलप कर चुका है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब बाहर से जितना भी उसको ड्रग्स दो ठीक करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सुपरबग्स कहा जाता है, या फिर ड्रग रेजिस्टेंस माइक्रोब्स, यानी कि ड्रग्स को वो सह लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। बाहर से तुम एंटीवायरस देते रहो, एंटीबायोटिक्स देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। एंटीबायोटिक क्यों देंगे? बैक्टीरिया को मारने के लिए ना। एंटी फंगस क्यों देंगे? फंगस को मारने के, फंजाई को मारने के लिए। तो नाम सब दिया गया, उस हिसाब से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। बात समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है। देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पे तुमको कलर फर्स्ट देखो, इसमें 4-5, एक ब्लू कलर का है, बाकी दूसरा कलर है वहाँ पे, दिख रहा है तुमको। मान लो कि जो ब्लू कलर का है वो इन्फेक्टेड है, यानी कि उसने अडॉप्ट कर लिया। उसने क्या किया? रेजिस्टेंट अडॉप्ट कर लिया। बाहर से जब दवाई दे रहे हो तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी को फर्क पड़ रहा है। तो अब होता क्या कि इसका जो जीन है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा। इस बैक्टीरिया का जो जीन है, सराउंडिंग में जो अलग अलग बैक्टीरिया ना उसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपना चीज़। और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया भी होता है। जैसे हमारे पेट में जो इंटेस्टाइन में ज़्यादातर गुड बैक्टीरिया होता है, जिसके वजह से बहुत फायदा होता है हमें। तो यदि गुड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि हमें चाहिए बॉडी में। बट जो बैड बैक्टीरिया है, जो बॉडी के लिए खराब है, वो यदि रेजिस्ट करे तब तो दिक्कत है। आखिर उसी को खत्म करने के लिए हम बाहर से भेज रहे हैं। चलो गुड बैक्टीरिया लड़ लिया, मान लो कि लेट से गुड बैक्टीरिया के अंदर भी वो डेवलप हो गया रेजिस्टेंस पावर, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी गुड बैक्टीरिया हमारे लिए, बॉडी के लिए अच्छा बात है। मगर बैड बैक्टीरिया यदि डेवलप कर लिया ये चीज़, तो हमारा बॉडी तो खत्म हो जाएगा, फिर ड्रग्स देते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। तो देखो क्या हुआ कि देखो वही बोला कि सेकंड देखो कि एंटीबायोटिक्स किल्स द बैक्टीरिया कॉजिंग द इलनेस एज वेल एज द गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी कि एंटीबायोटिक्स आमतौर पे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया इलनेस हमें कर रहा है, जो बीमारी कर रहा है, उसको मारने के लिए काम आता है। सही बात है ना? और जो गुड बैक्टीरिया वो भी मर जाएगा उस केस में। मगर कोई बैक्टीरिया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, तब क्या बाहर से जो मेडिसिन आ रहा है वो काम करेगा? नहीं काम करेगा। और वो उसका असर पूरा दिखेगा थर्ड में। देखो एक फर्स्ट में तुमको दिखा ब्लू कलर, तीसरा फिगर देखो सब ब्लू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप कर चुका है वो जीन दूसरे को भी दे देगा, और बाकी जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो सब तुम्हारा ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगा। फिर तो देख रहे हो ना, ये कि जितना भी तुम दवाई खाते रहोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही बोला, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज नाउ एबल टू ग्रो एंड टेक ओवर। पूरा सल्तनत बना के बैठ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो जीन ट्रांसफर कर रहा है अपना। एंड देखो सम बैक्टीरिया गिव देयर ड्रग रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया। वही एक बैक्टीरिया जो ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है वो अपना जीन देकर दूसरे को भी बना देगा। तब देख रहे हो क्या रहा है कि यदि ऐसा एक भी बैक्टीरिया अडॉप्ट कर लिया तो बैक्टीरिया अपना जीन देकर दूसरे बैक्टीरिया को भी ड्रग रेजिस्टेंट बना दे रहा है। तो उस केस में जितना भी बाहर से ड्रग्स लोगे सब तुम्हारा यूजलेस हो जाएगा उसको ख़त्म करने के लिए। आगे देखो एंटीबायोटिक्स। अब समझो एंटीबायोटिक्स, अब बात तो एंटी फंगस का भी हो सकता है, बट ज़्यादातर हम बायोटिक्स का बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया से रिलेटेड ही दिया जाता है, ठीक है ना? तो इसलिए हमारा चर्चा है एंटीबायोटिक्स, बाकी चर्चा नहीं है। एंटी फंगस भी हो सकता था, एंटी प्रोटोजोआ भी हो सकता था, बट हम एंटीबायोटिक का चर्चा करेंगे क्योंकि ज़्यादातर हमारा बैक्टीरिया से रिलेटेड ही इन्फेक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखो एंटीबायोटिक्स हम एंटीबायोटिक्स स्टूडेंट यूज़ करते हैं ताकि हम ट्रीट कर सके और प्रिवेंट कर सके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को। सही बात है ना? ये तो ठीक है। यदि मान लो कि अंदर इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया की वजह से, तो एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं। सही बात है। नंबर 1, एंटीबायोटिक्स क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोड कैसे काम करेगा। या तो एंटीबायोटिक किल कर देगा वो बैक्टीरिया जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रहा है, या फिर उसके ग्रोथ को रोक देगा। दोनों बातें की हैं। ग्रोथ को रोक देने का मतलब क्या है कि शांत हो गया वो, या फिर जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है उसको मार दिया। दो चीज़ कर सकता है जो एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं। अब एंटीबायोटिक्स को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक है तुम्हारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो मतलब क्या है कि यदि ये दवाई खाओगे तुम, एंटीबायोटिक्स का मतलब मेडिसिन होता है स्टूडेंट, यदि ये एंटीबायोटिक्स खाओगे तो सर्टन बैक्टीरिया को ही टारगेट कर पाएगा। जैसे पेनिसिलिन देखो, है ना, क्या है तुम्हारा मेट्रोनिडाजोल है, हाँ ये तो मेट्रोनिडाजोल। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या है, टेट्रासाइलिन है एंड एमोक्सिसिलिन है। तो ये जो सेकंड वाला जो तुम्हारा टेट्रासाइलिन और एमोक्सिसिलिन है, इसका मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, यानी कि अलग अलग बहुत तरह का बैक्टीरिया से वो लड़ सकता है वो दवाई। ठीक है ना? ये दवाई जो है, ये दिया गया है नाम, ये बहुत तरह का बैक्टीरिया से लड़ सकता है।
बट जो पहले नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया गया है वो तुम्हारा केवल सर्टन बैक्टीरिया से ही लड़ सकता है, इसलिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। समझ में आ रहा है ना? तो देखो होता क्या है स्टूडेंट, डॉक्टर लोग ज़्यादातर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि तुम प्रॉपर टेस्ट तो करते नहीं हो। तुम प्रॉपर यदि टेस्ट करने जाओगे तो तुम्हारा पैसा बहुत खर्च होगा, ब्लड टेस्ट करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। जब तक पूरा चेक नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे इन्फेक्शन के वजह, इन्फेक्शन का कौन सा कारण है। तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। मत देखो, यदि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यदि प्रिस्क्रिप्शन हो गया तो तुम ये खाते रहोगे, और क्या भरोसा तुम्हारा जो अंदर बैक्टीरिया जिसको तुम मारना चाहते हो वो रेजिस्टेंट हो जाए तो यानी कि कहने का मतलब है कि कोई चांस ही नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम कितना भी ड्रग्स खाते रहोगे पूरा रेजिस्टेंट हो गया। यदि तुम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स खाता तो तुम्हारा यदि ड्रग रेजिस्टेंट भी होता तो 2 ही 3 बैक्टीरिया टाइप का होता, यहाँ तो पूरा बैक्टीरिया हो जाएगा फिर, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यदि प्रिस्क्रिप्शन किया गया तो वो और डेडली है, क्योंकि वो खाने से बहुत तरह का बैक्टीरिया, यदि ड्रग रेजिस्टेंट होना होगा तो बहुत तरह बैक्टीरिया तुम्हारा ड्रग रेजिस्टेंट हो सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैक्टीरिया को। आगे देखो, तो कैसे हम लोग एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। देखो, दे आर यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सही बात है ना? ज़्यादातर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ट्रीट करने के लिए या किल करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। हाँ, टू सम एक्सटेंट हम प्रोटोजोआ इन्फेक्शन को भी कर सकते हैं। प्रोटोजोआ के वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको भी एंटीबायोटिक्स टारगेट कर सकता है, बट टू सम एक्सटेंट, पूरा नहीं, हल्का फुल्का कर सकता है। हाँ, वायरस के लिए कभी नहीं करता है। मगर देखो, डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब कर देगा तुमको, यदि मान लो कि तुमको फ्लू है, छींकू आ रहा है, तो उसमें भी तुमको एंटीबायोटिक लिख देगा। तो एंटीबायोटिक लिख देगा तो कभी भी वो छींकू के लिए ठीक नहीं होने वाला है एंटीबायोटिक, इनफैक्ट तुम्हारा और गड़बड़ कर सकता है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड है ना भारत में, कुछ भी हुआ एंटीबायोटिक खा लिए, तो एंटीबायोटिक खा लोगे ऐसे तो क्या भरोसा तुम्हारे अंदर जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंट क्रिएट हो जाए, रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले। वो जब रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा बॉडी को। यहाँ समझो, एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो गिवन एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन इन पेशेंट विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम। अब देखो, डॉक्टर के पीछे भी आधार है। डॉक्टर ऐसा क्यों प्रिस्क्राइब करता है तो उसका रीजन देखो कि एंटीबायोटिक्स एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दिया आता है कि बाद में, जैसे मान लो कि इम्यून सिस्टम तो तुम्हारा बहुत कमज़ोर है, लेट से वायरल इन्फेक्शन की वजह से तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, लेट से एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स लिख दिया गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि डॉक्टर गड़बड़ी भी कर रहा है, सही भी कर रहा है। डॉक्टर इसलिए गड़बड़ी कर रहा है स्टूडेंट, देखो 2 नज़रिया हो सकता है देखने का। डॉक्टर इसलिए गलती कर रहा है कि आखिर वो वायरल इन्फेक्शन था, उसको एंटीबायोटिक्स नहीं लिखना था, मगर फिर भी उसने एंटीबायोटिक लिख दिया। मैं एंटीबायोटिक तो काम देने वाला नहीं है, मगर जो वायरल इन्फेक्शन की वजह जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो हो सकता है बैक्टीरिया अटैक कर दे। अब बैक्टीरिया अभी नहीं था, हो सकता है अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो अब होगा उससे पहले ही खत्म कर दो। तो एक फ्यूचर को भी फोरकास्ट करके दे रहा होता है, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन को खत्म नहीं करेगा कभी भी एंटीबायोटिक्स। वायरल इन्फेक्शन कभी नहीं खत्म करेगा, उसका काम है केवल बैक्टीरिया तक या कुछ तुम्हारा प्रोटोजोआ तक। मान जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और उसको मान लो कि फ्लू आ गया, वायरस से रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया, तो उसको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसलिए कि हो सकता है कि कल के दिन में इसका जो बॉडी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया और बैक्टीरिया इवॉल्व होकर अटैक करे इम्यून सिस्टम, उससे पहले ही उसको न्यूट्रलाइज कर दे। मैं इसका नेगेटिव असर भी है, मान लो कि उसको दवाई तुम दे दी है और वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया तो, और इंडिया में तो कोई भी बात पे, छोटे छोटे बात पे भी एंटीबायोटिक लिख दिया जाता है। तो जितना एंटीबायोटिक खाओगे स्टूडेंट उतना ही ड्रग रेजिस्टेंट होते चला जाएगा तुम्हारा बैक्टीरिया सब। अब बाद में कोई फायदा नहीं होगा, एक छोटा चोट की वजह से भी आईसीयू रूम में भर्ती हो सकते हो। समझे? तो मैं बताता हूँ, देखो सब कुछ लिखा गया यहाँ पे, ये समझ में आ गया ना। फर्स्ट सेकंड वाला, दे आर एडमिनिस्टर्ड बिफोर परफॉर्मिंग अ सर्जरी। एंटीबायोटिक्स हमेशा सर्जरी से पहले यूज़ किया जाता है। सर्जरी से क्यों? क्योंकि सर्जरी के टाइम में शरीर को है ना काटा जाता है, यदि शरीर को काटा जाए तो बैक्टीरिया का अटैक होने का पूरा चांसेस रहता है। ताकि बैक्टीरिया अटैक ना हो, शरीर का कटा फटा वाला जो जगह पे वो अटैक ना हो, इसलिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। बात समझे? एनिमल हस्बेंड्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एनिमल हस्बेंड्री में तुम्हारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे मान लो कि ग्रोथ सप्लीमेंट्स करना यानी बढ़ाना है,
गाय का दूध बढ़ाना है, लेट्स से गाय का दूध बढ़ाना है तो एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाएगा, समझ रहे हो ना। यदि हायर क्वालिटी या क्वांटिटी मिल्क को बढ़ाना है, उसका मीट को और बेटर करना है, तो ये एंटीबायोटिक्स दिया जाता है ताकि और बेटर हो और इन लोगों को इन्फेक्शन ना हो बैक्टीरिया के द्वारा। बट मान लो कि यदि वहाँ पे भी बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है और वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाए तो वहाँ पे भी कंसर्न हो जाएगा, जैसे ह्यूमन बॉडी में हो रहा है कंसर्न। और दूसरी बात पता है, सबसे गंदा चीज़ ये है, जैसे पोल्ट्री मुर्गा खाता है ना लोग सब, है ना। अब देखो जैसे कि मुर्गा फार्म में क्या किया कि पूरा एंटीबायोटिक्स दे दिया उसका हेल्थ के लिए। तो एंटीबायोटिक्स जब उसको दिया गया तो लेट से बहुत सारा बैक्टीरिया होगा जो कि रेजिस्टेंट क्रिएट कर लिया होगा, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बहुत सारा हो गया होगा वहाँ पे, क्योंकि बार बार एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है। अब वो मुर्गा को मार के आदमी खाएगा तो बैक्टीरिया वो ट्रांसफर हुआ कि नहीं वो आदमी में, और वो बैक्टीरिया ट्रांसफर हुआ जो पहले से ड्रग रेजिस्टेंट है, तो फिर आदमी भी दवाई खाएगा तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं उसको। इसलिए ये कंसर्न है। बात समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, तो वाई इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ग्लोबल कंसर्न। तो क्या ये केवल इंडिया का टेंशन नहीं है, ये पूरा ग्लोबल कंसर्न है। WHO ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था स्टूडेंट कुछ साल पहले। तो आखिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ग्लोबल कंसर्न क्यों है? तो ग्लोबल कंसर्न इसलिए है स्टूडेंट कि मान लो कि कॉमन और सिंपल इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, यानी कि पैर हल्का कट गया या चिल्ला गया तुम्हारा लेट्स से, और उस समय मान लो कि इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया की वजह से, और वो ऐसा बैक्टीरिया है कि जो तुम्हारा ड्रग्स लेने के बाद ठीक ही नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? लंबा समय तक तुम ICU रूम में भर्ती हो जाओगे। पता चला कि हल्का ही कटा है, एक कटा है, ठीक है ना। और जो तुम, क्योंकि हर समय चांस है कि तुम्हारा बैक्टीरिया अटैक कर देगा उसके ऊपर, और बैक्टीरिया जो अटैक कर रहा है वो ड्रग रेजिस्टेंट है। तुम कितना ही पावरफुल ड्रग दे रहे हो, तुम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला ही दे रहे हो, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक छोटा इन्फेक्शन की वजह से तुमको हो सकता है ICU रूम में रहना पड़ सकता है, हो सकता है अल्टीमेटली डेथ भी हो जाए। तो वही कंसर्न बताया गया यहाँ पे कि कॉमन और सिंपल इन्फेक्शियस डिजीज बिकम डिफिकल्ट टू ट्रीट, है ना। इसकी वजह से प्रोलॉन्ग इलनेस हो जाएगा, लंबा समय तक बीमारी रह जाएगा, डिसेबिलिटी हो सकता है वो पार्ट में, और इवन डेथ भी हो सकता है। तो विदाउट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, प्रोसीजर सच एज सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, डायबिटीज मैनेजमेंट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड रिस्की। यदि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ठीक से काम नहीं करेगा स्टूडेंट, सर्जरी कितना दिक्कत हो जाएगा। हाँ, सर्जरी के टाइम में तुम एंटीबायोटिक्स देते हो कि नहीं देते हो, इसलिए कि बैक्टीरिया इन्फेक्ट ना हो, बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना करे। उस समय पता चला कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया तो सर्जरी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम में तुमने एंटीबायोटिक दे दिया या एंटी माइक्रोबियल वाला कोई भी चीज़ दे दिया, अब पता चला कि ड्रग रेजिस्टेंट हो गया सर, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, रिस्की हो सकता है। तो वही यहाँ थर्ड लिखा गया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से ना हेल्थ का जो कॉस्ट है बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? एक सिंपल कटा छटा था, उसको तुम 10 रुपया में ठीक कर सकता था, वो अभी तुम्हारा 50,000 लग रहा है दिन में, ICU में भर्ती है, तो कॉस्ट अब तुम्हारा कॉस्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा हेल्थ केयर का, समझे। और लंबा तुमको हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, और लंबा तुमको ICU रूम में भर्ती होना पड़ सकता है। तो देख रहे हो इसका कंसर्न किस लेवल पे जा सकता है। इसलिए एंटीबायोटिक का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए स्टूडेंट। देखो आखिर रीजन बताते हैं, आखिर क्या रीजन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने का, ये समझ जाओगे तो समझ जाओगे प्रॉब्लम क्या है। नंबर 1 देखो, इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, गलत तरीके से, एकदम गंदे तरीके से एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना, धड़ल्ले से यूज़ करना। देखो इसका एब्यूज़ और मिसयूज़ करना। द मेन रीजन फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज देयर मिसयूज, गलत तरीके से मिसयूज करना। क्या रो रही हो बाबू, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? देखो वहाँ ए देखो, अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स देने की क्या जरूरत है डॉक्टर को? क्योंकि हम बोल चुके हैं ये चीज़ कि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया से रिलेटेड होगा या सम एक्सटेंट प्रोटोजोआ से रिलेटेड होगा। वायरल इन्फेक्शन के टाइम में एंटीबायोटिक्स देने की क्या जरूरत है? हाँ, डॉक्टर का भी अपना कहना है तो वो अलग बात हो सकता है। यदि इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तब देना ठीक रहेगा, वहाँ पे भी एक एथिकल कंसर्न ही है। दूसरी बात यह है कि देखो जो पेशेंट लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाना नहीं चाहते हैं। यदि बहुत सारा टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया की वजह से हुआ, और पर्टिकुलर तुम्हारा नैरो स्पेक्ट्रम वाला एंटीबायोटिक्स दे दिया जाएगा। दूसरा देखो, फ्रीक्वेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, वही ना बोल रहा हूँ, ज़्यादातर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा जहाँ पे बहुत तरह का बैक्टीरिया को कवर किया जाएगा, वहाँ पे ध्यान दो,
समझे। तो बहुत तरह का तुम एंटी बैक्टीरिया को तुम कवर कर रहे हो और उससे रिलेटेड तुम दवाई खिला रहे हो, तब तो हर बैक्टीरिया ही तुम्हारा ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट हमें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि मान लो कि 2 ही बैक्टीरिया होगा, 3 ही बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट होगा, बाकी बैक्टीरिया तो कम से कम सही सलामत रहेगा और बाद में उसको ड्रग्स खिला के उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सी नंबर देखो, फेलियर ऑफ पेशेंट टू एडहेयर टू द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। देखो ये भी बात सही है। अब डॉक्टर ने बोला कि 10 दिन तक ये आप 2 दवाई खाइए रोज। आदमी क्या किया, पेशेंट क्या किया, 3 दिन खाया, उसके बाद बोला क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये हर कोई गलती करता है, ठीक है। तो पेशेंट्स का गलती है कि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब किया था इतना दिन तक जो बोला था खाने के लिए, वो यदि नहीं खाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। एंड डी सेल्फ मेडिकेशन, देखता है ना, पढ़ा लिखा कुछ नहीं फिर भी बोलेगा नीसी प्लस लेके आओ जरा और थोड़ा 2 एंटीबायोटिक भी ले लेना, यानी खुद डॉक्टर बनना, सेल्फ मेडिकेशन, ये सब डॉक्टर का काम है। इसके लिए उन्होंने जिंदगी खपाया है यार, 2 चश्मा पहन रहा है वो बैठ के। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। और सेल्फ मेडिकेशन तो आजकल ई-कॉमर्स साइट में और ज़्यादा बढ़ गया, बहुत कॉमन है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक्स। अब देखो ना काउंटर पे, भारत में काउंटर पे, यानी कि पहले मेन दवा से पहले एंटीबायोटिक्स आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम है। देखो सेकंड दिया गया है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो मैंने बताया एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री में भी वही पशु को दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा, ताकि उसका क्वालिटी मिल्क का क्वालिटी बढ़े, मीट का क्वालिटी बढ़े, इसलिए दिया जा रहा है। आखिर वो फिर आदमी ही कंज्यूम करेगा तो फिर वो बैक्टीरिया तो ट्रांसफर होगा ना शरीर में। तो देखो एंटीबायोटिक्स पूरा फ्रूट पे छिड़का जाता है और वेजिटेबल प्लांट्स में भी दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन से वो बच सके। मैं जानते हो फिर वही फ्रूट्स को खाओगे, वही फूड को खाओगे तो तुम्हारे बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद देखो जो बैक्टीरिया आएगा वो सब तुम्हारा रेजिस्टेंट स्ट्रेंस वाला होगा, लेकिन सब ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए ना। एंटीबायोटिक्स को वाइडली यूज़ किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री में भी और वेटरनरी प्रैक्टिस में भी। वेटरनरी प्रैक्टिस मतलब वही बच्चे लोग को, हाँ वो मतलब वो जानवर लोग को जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे भी। आगे देखो तो कॉजेज, देखो तीसरा कॉजेज क्या है, इनसफिशिएंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैं अच्छा पॉइंट कहूँगा। देखो जैसे कोई HIV एड्स से ग्रसित है तो उसका जो मेडिकेशन होता है, यानी कि उसका जो दवाई जो होता है ना, वो लंबा समय तक चलता है, 10 साल 15 साल 20 साल, और वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे डायबिटीज का जो पेशेंट है वो एक तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए सबसे बड़ा एसेट है। क्यों? क्योंकि अब तो वो 2 साल 3 साल तक के लिए खाना खाएगा, वो दवाई खाना की तरह वो चलते रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है, 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए, तो इसलिए इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। हमारा जो बड़ा दवा है, जैसे ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलते रहेगा। HIV से हो गया 3-4 साल, तो उस पर ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है। देखो एंटीबायोटिक्स प्रॉफिटेबल नहीं है जितना तुम्हारा दूसरा ड्रग्स, जैसे दूसरा ड्रग्स मतलब जो क्रोनिक कंडीशंस यानी कि लंबा समय तक जो बना रहता है, जैसे डायबिटीज़ देखो, साइकेट्राइटिक डिसऑर्डर देखो, ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स है सब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। यही कारण है स्टूडेंट की जो फार्मा कंपनीज है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं करती है एंटीबायोटिक्स पे, क्योंकि समझती है कि ये इकोनॉमिकली वाइज इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, फ़ायदा नहीं है, उधर करते हैं, उधर खूब कमाई है। आखिर सब इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट सब कमाने के लिए ही है सब चीज़। चौथा नंबर देखो रेगुलेटरी लैप्सेस। दूसरी बात है रेगुलेटरी लैप्सेस। इंडिया में जानते हो ना ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी, यानी काउंटर में अवेलेबल है, कोई भी बैठा हुआ वहाँ पे क्लास 2 करके बैठा हुआ है एंटीबायोटिक्स देने के लिए। पूछना जरा क्वालिफिकेशन, जो बैठा रहता है वहाँ पे पूरा मफलर में रहेगा ऐसे करके, मफलर निकालेगा तुरंत एंटीबायोटिक्स लेकर लो। तुम्हें को एक बार मेरा झगड़ा हो गया था दिल्ली में, हम बताए थे कभी, पूरा एंटीबायोटिक दे दिया हमको और हम एडिटोरियल में पढ़ लिए थे एंटीबायोटिक, पूरा माथा गर्म था मेरा। देखो तो हमने तो कोशिश किया है अपना नॉलेज को यूज़ करने का स्टूडेंट। देखो ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड एंटीबायोटिक मिसयूज इन इंडिया। ये कि आसानी से हमें मिल जाता है काउंटर पे, यही रीजन है कि धड़ल्ले से मिसयूज हो रहा है भारत में। आगे देखो आखिर कैसे हम लड़ेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से। तो सबसे पहला तो यही है बेटर हाइजीन, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए। सैनिटेशन गंदा हुआ तो बैक्टीरिया वायरस तो आसपास ही घूमेगा। तो क्या है तुम्हारा फाइटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, हाउ? नंबर 1 बेटर हाइजीन।
बेटर हाइजीन करोगे फर्स्ट प्लेस में, यानी कि स्टार्टिंग में ही यू हैव टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शंस। सेकेंड क्या है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ओ देखते हो ना, पानी खराब पानी हो तो दुनिया भर का प्रॉब्लम, दुनिया भर का बीमारी, इसलिए पानी सही पीना चाहिए, पानी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि देखो पेट का जो प्रॉब्लम है ना ज़्यादातर पानी से ही जुड़ा होता है, तो इसलिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। एंड वैक्सीनेशन फॉर ऑल, टीकाकरण कर लो, सबसे आसान तरीका है, इन्फेक्शन ही नहीं होगा, समझ गए। तो वही सब चीज़ दिया गया जो पढ़ा है, एंटी माइक्रोबियल्स क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वाई इस रेजिस्टेंस ग्रोइंग, ये सब चीज़ दिखा गया है, वही जो पढ़ा है वही सब लिखा गया है, पढ़ लेना तुम लोग। आगे देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल, पीपल का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पीपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एंटीबायोटिक वही यूज़ करे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जो एंटीबायोटिक कोर्स दिया है डॉक्टर ने उसको फुल वो कर ले। वो अलग बात है कि 2 ही दिन में फील बेटर हो जाता है, उसके बाद भी 10 दिन का है तो 10 दिन पूरा खाए वो, ठीक है ना। और अपना एंटीबायोटिक दूसरे को ना चिपका दे, होता है ना कि हो गया बाबू मेरा इतना पत्ता बचा है लेगा तो उसको दे देता, नहीं ऐसा नहीं देना चाहिए। अलग अलग एंटीबायोटिक्स होता है, क्या भरोसा वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला एंटीबायोटिक्स हो। डी देखो स्टॉपिंग द यूज ऑफ एंटीबायोटिक, हाँ ये फार्म एनिमल्स में यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए एज अ ग्रोथ प्रमोटर, क्योंकि आखिर अल्टीमेटली वो चेन सिस्टम से, फूड चेन सिस्टम से तुम्हारे बॉडी में ही आएगा, तुम फिर कंज्यूम करोगे, उसका मिल्क कंज्यूम करोगे, उसका मीट कंज्यूम करोगे तो ह्यूमन में आ जाएगा, तो फिर तो पहले से ही तुम्हारा बारात में आ रहा है ऐसा बैक्टीरिया जो कि ड्रग रेजिस्टेंट है, तो और उसका जीन ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे बैक्टीरिया में तो और ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाएगा। ये देखो, हाँ हेल्थ वर्कर का क्या ड्यूटी है यहाँ पे, डॉक्टर लोग का क्या ड्यूटी है, तो डॉक्टर लोग का है कि एंटीबायोटिक्स तभी दीजिए जब जरूरत है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि राइट एंटीबायोटिक्स दीजिए, ठीक है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला मत दीजिए, नैरो स्पेक्ट्रम वाला दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ब्रॉड वाला रहेगा तो बहुत सारा बैक्टीरिया तुम्हारा ड्रग रेजिस्टेंट बन जाएगा। और तीसरा क्या है कि जो सरकार का जो पॉलिसी प्रोग्राम है इस चीज़ को लेके, है ना, उसको फॉलो करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने एक पॉलिसी भी बनाया था, लिख लो, रेड लाइन गाइडलाइंस दिया था, एक रेड लाइन गाइडलाइंस होगा, हम रेड लाइन गाइडलाइंस जो भारत सरकार ने सुझाव किया था 1-2 साल पहले एंटीबायोटिक्स को लेकर, ठीक है। लास्ट देखो तो सरकार पॉलिसी मेकर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिसी मेकर यानी कि सरकार का भी ड्यूटी है कि जिस हिसाब की ग्लोबल कंसर्न ही है तो WHO ने बोल ही दिया है कि ये काउंटर सेल जो होता है एंटीबायोटिक्स का, इस पे पूरा लगाम लगाना चाहिए, बैन करना चाहिए ये चीज़, और नेशनल प्लान और गाइडलाइंस होना चाहिए, वही रेड लाइन जो मैंने कहा है, ठीक है। उसको जाकर पढ़ लोगे, गूगल में देख लोगे, रेड लाइन गाइडलाइंस समथिंग करके है, ठीक है, ताकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ सके। और हाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इनकरेज होना चाहिए कि वो ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे और बेटर ड्रग्स लाए, ताकि ज़्यादातर ड्रग रेजिस्टेंस है ना बैक्टीरिया के ऊपर भी काबू पा सके। दैट्स इट, यही था कहानी तुम्हारा।